पार्ट का लेसन फर्स्ट शीत युद्ध का दौर पढ़ाऊंगी। लेसन फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर। सबको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 या 1939 से लेकर के 1945 तक चला। इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शीत युद्ध का दौर आया। ये शीत युद्ध था क्या? शीत युद्ध में किसी प्रकार का हथियार का प्रयोग नहीं किया गया, किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उसमें सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद दो महाशक्तियों ने जंग लिया। दो महाशक्ति देश थे, एक सोवियत संघ और एक था यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको कि हम रूस भी जानते हैं, रूस भी कहा जाता है उसको, ये दोनों देश बहुत ही शक्तिशाली देश थे। तो शीत युद्ध जो है इन्हीं दोनों महाशक्तियों के बीच में ही हुआ था। इसमें किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ आपसी द्वेष, ईर्ष्या और वर्चस्व की ही लड़ाई थी कि कौन प्रगति में या ऐतिहासिक में, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में कौन सबसे आगे बढ़ता है। तो शीत युद्ध का अर्थ ही होता है कि इसमें किसी प्रकार का युद्ध नहीं, बल्कि एक तरह से इसको एक विचारधारा की लड़ाई भी हम कह सकते हैं। तो शीत युद्ध का अर्थ ये होता है कि एक ऐसी स्थिति से है, शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी प्रकार का युद्ध यानी हथियार या परमाणु बम से नहीं होता है, बल्कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है। यह आपसी द्वेष और घृणा एवं विचारधारा की लड़ाई है, इसीलिए इसको एक विचारधारा की भी लड़ाई कहा गया है शीत युद्ध। शीत युद्ध की विशेषताएं निम्न है। शीत युद्ध की विशेषताएं, पहला पॉइंट है शीत युद्ध में दो देश यानी अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों देश का उदय हुआ। ये पहले भी हम बता चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इन दोनों देशों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ का। दोनों ही देश महाशक्तिशाली थे। दूसरा पॉइंट है दोनों गुटों के पास परमाणु हथियार थे एवं दोनों गुटों ने सैनिक गठबंधन किए थे। दोनों देश परमाणु हथियार रखते थे, यानी दोनों देश महाशक्तिशाली देश थे, ये सब लोग जानते हैं। उनके पास परमाणु बम भी होते थे और भी बहुत सारे ऐसे हथियार उन लोग के पास थे और ऐसे ही सैनिक गठबंधन भी वो लोग करके रखे थे। इस काल में यानी कि शीत युद्ध काल में नाटो एंड सीटो, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन एवं वार्सा पैक्ट गुटों का उन्होंने निर्माण किया था। यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका ने, दोनों देशों ने अपने अपने जैसे एक संगठन लोग बनाते हैं। अभी एक तरह से कहा जाए कि जैसे ISI संगठन आतंकवादियों के संगठन है, निजामुद्दीन संगठन है, तो इस तरह से इस काल में सैनिक संगठन भी बनाए गए थे। 3 पॉइंट इस काल में नाटो और सीटो एवं वार्सा पैक्ट गुटों का निर्माण। 3 पॉइंट यह उनकी विशेषताएं थी। शीत युद्ध की विशेषताएं क्या थी? तो 2 चीजें, अमेरिका सोवियत संघ का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट हो गया कि दोनों गुटों के पास परमाणु बम होते थे और सैनिक गठबंधन किए थे। तीसरा पॉइंट में है कि नाटो और सीटो एवं वार्सा पैक्ट गठबंधन, इन्होंने गठबंधन का निर्माण किया। शीत युद्ध के कारण क्या? इसके निम्नलिखित कारण थे, बहुत सारे कारण इसमें आए। परमाणु बम का आविष्कार किया गया, सोवियत संघ द्वारा यूएसए की आलोचना की गई, बर्लिन की घेराबंदी की गई, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग भी किया गया। तो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। परमाणु बम का आविष्कार, क्योंकि दोनों ही देश महाशक्ति वाला देश थे, तो परमाणु बम का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार शीत युद्ध का प्रमुख कारण था। अमेरिका तथा ब्रिटेन परमाणु बम की तकनीक को चोरी छिपे हासिल कर चुके थे, लेकिन सोवियत संघ को इसका पता नहीं था। जैसे सोवियत संघ को इसका पता चला, वह अमेरिका से क्रोध में आ गया और दोनों महाशक्तियों के वैमनस्य इस तरह से बढ़ गया। तो परमाणु बम का आविष्कार, यानी कि दोनों देश आपसी परमाणु बम हथियार बना रहे थे और यह धीरे धीरे चुपके से आपसी वैमनस्य लोग इसी तरह से बढ़ा रहे थे कि कोई किसी को बताता नहीं था, ना अमेरिका सोवियत संघ को बताता था, ना सोवियत संघ अमेरिका को बताता था। ब्रिटेन भी इसमें शामिल था कि सब लोग चोरी छुपे अपने हथियार या परमाणु का इस्तेमाल कर रहे थे और उसको अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे थे। दूसरा पॉइंट आता है सोवियत संघ द्वारा यूएसए
सोवियत संघ द्वारा जब यूएसए यानी कि अमेरिका की आलोचना की जा रही थी, सोवियत संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए की आलोचना करना शुरू कर दिया, जिससे भी वैमनस्यता बढ़ने लगी, यानी कि शीत युद्ध का दौर यह भी बढ़ने लगा। इसका भी एक कारण यह था बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन की घेराबंदी जून 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। इस बात को लेकर पश्चिमी देशों का विचार था कि इस कार्य को समाप्त कर शांति व्यवस्था कर दी जाए। सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग, अमेरिका द्वारा किसी भी प्रकार के अगर प्रयोग किए जाते थे तो सोवियत संघ यानी रूस जो है उसको अपना वीटो पावर के आधार पर उसके प्रयोग को निरस्त कर देगा। तो इस तरह हमने पढ़ा शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध की विशेषताएं क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या थे। अब इस पॉइंट पर हम आते हैं शीत युद्ध के परिणाम क्या है, यानी कि इसके निष्कर्ष या परिणाम या इफेक्ट इसका क्या पड़ा। तो नाटो की स्थापना की गई, वार्सा की संधि हुई, शक्ति प्रदर्शन एवं महागठबंधन हुआ और नौ स्वतंत्र देशों की चिंता, महाशक्तियों में मुठभेड़ की स्थिति। इन 4-5 पॉइंट का विस्तार से वर्णन हम कर रहे हैं। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना यानी पश्चिमी गठबंधन ने की थी। इस गठबंधन में 12 देश शामिल थे। दूसरा पॉइंट आता है वार्सा की संधि। पश्चिमी गठबंधन यानी अमेरिका, नाटो की, इसको पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं, यानी कि सोवियत संघ को हम लोग पश्चिमी बोल सकते हैं, इसको अमेरिका को पूर्वी बोलते हैं। तो सोवियत संघ ने वार्सा की संधि, पश्चिमी गठबंधन अमेरिका के नाटो की स्थापना के जवाब में पूर्वी गठबंधन ने वर्ष 1955 में वार्सा संघ की स्थापना की। शक्ति प्रदर्शन एवं गठबंधन, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने विभिन्न देशों को अपने युद्धों में शामिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 9 स्वतंत्र देशों की चिंता, शीत युद्ध के कारण पूरा विश्व 2 पक्षों में विभाजित हुआ। ऐसी स्थिति में उन देशों को ज़्यादा चिंता होने लगी कि कहीं उनकी स्वतंत्रता हो न जाए, क्योंकि सब लोग अपने अपने भागों का विभाजन कर रहे थे, अपने अपने देशों का अपनी अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। इसलिए सबको ये चिंता हो गई थी कि जो छोटे छोटे देश थे वो कहीं ना कहीं हमको मिला न लिया जाए। इसलिए अपनी अपनी स्वतंत्र देशों को ये चिंता हो गई कि छोटे छोटे जो देश थे कि कहीं हमको अमेरिका में न मिल जाना पड़े, कहीं हमको रूस में न मिल जाना पड़े। इसलिए सबको अपने अपने स्वतंत्रता को लेकर के डर लगने लगा। महाशक्तियों में मुठभेड़ की स्थिति, सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों महाशक्तियाँ तथा कई अन्य स्थानों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी। यह संकट गहराता गया, किंतु दोनों शक्तियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। महाशक्तियों में मुठभेड़ की स्थिति कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती थी कि सोवियत संघ भी और अमेरिका भी आमने सामने आ जाते थे। ये स्थिति बन जाती थी कि अब युद्ध होने वाला है, लेकिन यह वर्चस्व की लड़ाई थी, आपसी ताकत की लड़ाई थी, इसलिए युद्ध नहीं होता था, बल्कि आपसी वर्चस्व को लेकर के ही लड़ाई होती थी। द्विध्रुवी विश्व युद्ध के कारण, द्विध्रुवी यानी कि 2 देशों का देश, पहला हमने बताया एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था। तो इसीलिए कहा गया द्विध्रुवी विश्व युद्ध के कारण। तो द्विध्रुवी विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला पॉइंट शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ, क्योंकि अगर शीत युद्ध नहीं होता तो 2 देश नहीं बनते, यानी अमेरिका और सोवियत संघ नहीं बनता। तो शीत युद्ध ही मेन कारण है द्विध्रुवी होने का कारण। तो यदि शीत युद्ध के कारण ही 2 देश बने, एक अमेरिका एक सोवियत। महाशक्ति बनने की ओर, शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध में ही महाशक्ति बनने की होड़ थी। महाशक्ति बनने की होड़ का मतलब होता है कि 2 देश, एक सोवियत संघ एक अमेरिका, दोनों देश जो है वह आपस में वर्चस्व की लड़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए, किसके पास परमाणु बम है, किसके पास सांस्कृतिक धरोहर है, किसके पास हथियार अच्छे हैं, तो ये सब शक्ति को देखते हुए दोनों देश आपस में ये होड़ मचाने लगे कि कौन सबसे आगे निकलता है। पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता आपस में दोनों देशों में ही, इसीलिए कहा गया है कि द्विध्रुवी, दोनों देशों में ये आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली गई, द्वंद्विता भी बढ़ती चली गई। लोगों में ये होड़ बढ़ता चला गया कि कौन सबसे आगे निकल सकता है। छोटे देशों पर नियंत्रण और
सोवियत संघ और अमेरिका दोनों देशों ने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटे देश थे जिसको कि अपने स्वतंत्र नहीं थे, उन लोगों को अपने देश में मिला करके अमेरिका सोचता था हम इस देश में इसको मिला लें, इस देश को, और सोवियत संघ सोचता था हम इसको मिला लें। तो उन लोगों के ऊपर यह खतरा होने लगा कि उनकी स्वतंत्रता छीनने लगी और छोटे छोटे देशों पर नियंत्रण करके उनको अपने कब्जे में ये दोनों देश लेने लगे। अब एक पॉइंट आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको कि हम कहते हैं नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट यानी कि किसी भी गुट निरपेक्ष का अर्थ ही होता है किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेना, इसीलिए इसको कहा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के इब्राहिम टिटो एवं मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर को दिया जाता है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है वह इन्हीं तीनों लोगों ने मिल करके की। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति एवं राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए समर्थन करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का उदय हुआ था, यानी सोवियत संघ और अमेरिका का उदय हुआ था। उसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और यह युद्ध विग्रह का कारण शुरू हुआ था। उसी समय एक शक्ति का नेतृत्व अमेरिका ने किया और दूसरी शक्ति का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया, और हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो विदेश नीति बनाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई। तो उन्होंने ये सोचा कि आंतरिक और आर्थिक स्थिति दोनों को समझते हुए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का सहारा लिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाने की सोची, और इसमें इन तीनों लोगों ने साथ दिया, जिसको कि बता दिया गया युगोस्लाविया के इब्राहिम टिटो थे और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला शिखर सम्मेलन किया गया था। इसमें जो कि उस समय 25 देशों ने भाग लिया था और आज इनके सदस्य देशों की संख्या 120 हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा है कि इनकी कुछ एक कोटेशन है, जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार का कोटेशन है, यानी जहाँ स्वतंत्रता के लिए किसी भी प्रकार की अगर खतरा स्थिति उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हम किसी के धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम वहाँ पर तटस्थ रहेंगे, रुके हुए रहेंगे, ठहरे हुए रहेंगे। और जॉन लिस्का के अनुसार ही इसी तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का भी है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ वही है जिसमें गलत और सही में भेद करके उसको बताया जाए कि जहाँ पर गलत है, गलत का साथ हम लोग नहीं देंगे, सही का साथ देंगे, और अगर सही में सब लोग साथ देने के लिए तैयार है तो उसमें भारत भी शामिल रहेगा। गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना। इसका पहला उद्देश्य था साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की नीति का विरोध करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालने तथा शांति व्यवस्था की स्थापना में अपना योगदान देना। यानी कि साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का नीति का विरोध करता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को टालने तथा शांति व्यवस्था की स्थापना में अपना योगदान देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का विश्व में रंग भेद तथा नस्ल भेद की नीति को समाप्त करना होगा। चौथा पॉइंट है विश्व में निशस्त्रीकरण पर रोक लगाना, यानी किसी के पास अस्त्र शस्त्र जो है वह न हो सके। परमाणु हथियारों के विकास पर प्रतिबंध, यानी कि किसी भी देश में निशस्त्रीकरण पर रोक लगाया जाए, परमाणु हथियारों के विकास पर भी रोक लगा दिया जाए और विश्व शांति के सहयोग एवं समर्थन में भाग दिया जाए कि विश्व शांत रहे। जैसे पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, तो इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति बनी रहे और आपसी सहयोग से पूरा देश एक गुट में बंधा रहे, किसी भी गुट के साथ सैन्य गठबंधन स्थापित नहीं किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आज ये पार्ट पहला था भाग 1, जिसमें कि हमने आपको पढ़ाया शीत युद्ध क्या था, शीत
निरपेक्ष आंदोलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है, ये पार्ट 1 यानी भाग 1 में आपको पढ़ाया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको परमाणु अप्रसार संधि के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि ये भाग सेकंड में आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और अपरमाणु प्रसार संधि के बारे में पढ़ाया